हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में आपको दो बुक होता है। एक बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। आज हम उसी का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का आज हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए। इस सेशन में हम आपको जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे उससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी देखने को नहीं मिलेगा और एकदम सिंपल भाषा में कराऊंगा जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का इस सेशन का आपका पहला क्वेश्चन यही है कि राज निर्माण से आप क्या समझते हैं, यानी कि राज निर्माण से आप क्या समझते हैं या राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। दोनों का मतलब आपको एक ही समझना है। और एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिहार बोर्ड 2024 में पूछा भी गया है। तो चलिए इसका उत्तर है कि राज निर्माण का मतलब यह होता है कि किसी भी देश या क्षेत्र के अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय आदि के नाम पर अलग बंट गया उसे फिर से एकजुट करना और सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम भावना को जगाना और एक मजबूत सरकार का गठन करना ही इसी प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहलाता है। यानी कि राज निर्माण बोले या राष्ट्र निर्माण बोले, आपको मतलब एक ही समझना है। राज निर्माण का मतलब होता है या राष्ट्र निर्माण का मतलब यही तो है कि किसी भी देश में जो अलग अलग भागों में जो यानी कि किसी भी देश के क्षेत्र में जो अलग अलग जाति के नाम पर बंट गया है, धर्म के नाम पर अलग अलग बंट गया है, समुदाय के यानी कि दल के नाम पर बंट गया है, आदि के नामों पर या संस्कृति के भाषा के या संस्कृति पर बंट गया है या भाषा के नाम पर बंट गया है, उसे फिर से क्या एकजुट करना यानी कि एक ठाई मिलाना, एक ठाई यानी कि एकजुट करना या सभी को एक समान मिलाना और सभी नागरिकों को क्या राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम यानी कि राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम भावना, जो भी राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम भावना है उसको क्या जगाना और एक मजबूत सरकार के गठन करना यानी कि एक ऐसा सरकार का गठन करना जो देश को जो विकास करे यानी देश में सभी समस्या को सुनिश्चित तरह से समस्या को निपटान करे और एक ऐसा सरकार रहे जो सभी नागरिकों को ख्याल रखे। इसीलिए कहा जाता है कि एक मजबूत सरकार का गठन करना भी राष्ट्र निर्माण कहलाता है और इसी प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहलाता है। यानी कि किसी जैसे कि हमारा भारत में जब ब्रिटिश भारत था उसमें अंग्रेज के समय में हमारा अलग अलग राजा हो गया, महाराजा हो गया, जैसे में कोई जाति हो गया, दल हो गया, तो क्या अलग अलग बंट गया था और फिर से अगर स्वतंत्र हुआ तो फिर से क्या सभी को एकजुट मिलाना यानी कि जो जाति के नाम पर बंट गए थे, धर्म के नाम पर, उन सभी को एक ठाई मिलाना ही क्या राष्ट्र निर्माण कहलाता है या राज निर्माण कहलाता है। चलिए, एक अमेरिकी लेखक कार्ल डायस के अनुसार देख लेते कि राज निर्माण या राष्ट्र निर्माण का परिभाषा क्या होता है। तो जिस प्रकार ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, सीमेंट आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का निर्माण होता है। यानी कि जिस प्रकार का कोई भवन के बनाने के लिए यानी कोई भी भवन को बनाने के लिए ना ईंट की जरूरत होता है, पत्थर की जरूरत है, लकड़ी और लोहा, सीमेंट आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार देश में रहने वाले सभी धर्म, सभी जाति, सभी अलग अलग भाषाओं के लोगों को क्या एकजुट करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्र निर्माण या राज निर्माण का परिभाषा क्या होता है। जैसे में अगर जब ईंट के बिना घर का निर्माण हो सकेगा या पत्थर के बिना अगर सभी को अलग अलग सिर्फ एक लोहा से घर का निर्माण होगा, नहीं होगा। जब लोहा लगेगा तो उसमें सीमेंट लगाएंगे, बालू लगाएंगे, गिट्टी लगाएंगे, तभी तो घर का निर्माण हो पाएगा। उसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण में ना देश के सभी नागरिक यानी जो सभी नागरिक है ना उसे एकजुट होना होगा, तभी एक सफल राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज निर्माण या राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित राज्य क्या होता है। यानी कि केंद्र शासित राज्य बोले या प्रदेश बोले, आपको एक ही समझना है। देखिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 में पूछा भी गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यह भारत का वह भाग या क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी कि ये भारत का वह भाग या क्षेत्र बोले या राज्य बोले वो प्रत्यक्ष रूप से किसके केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार होते हैं ना उसी के अधीन मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये राज्य चलाया जाता है। और इस
क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और जो केंद्र शासित राज्य या प्रदेश होता है ना, उसका जो संपूर्ण सुरक्षा होता है ना, किसे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर जैसे में बिहार राज्य हो गया तो उसका आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? बिहार सरकार करता है। लेकिन केंद्र सरकार का हो गया ना, आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, कौन? केंद्र सरकार ही करेगा। जो केंद्र सरकार किसको बोलते हैं? देश का प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं के द्वारा ना एक केंद्र शासित प्रदेशों का ना आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, उसका जिम्मेदारी किसको? केंद्र सरकार का होता है। और प्रत्यक्ष रूप से ना केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ही केंद्र शासित प्रदेश को चलाया जाता है। और राज्य की तरह इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि हमारा बिहार राज्य हो गया, झारखंड हो गया, तो उसमें क्या केंद्र यानी कि राज्य सरकार है ना, जो स्वतंत्र रूप से अपना राज्य के अंदर निर्णय लेने का उनका अधिकार है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में वैसा नहीं होता, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार को स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं यानी कि सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। ये केस में बिहार बोर्ड 2018 में भी पूछा गया है। ब का मतलब आपको समझना है एवं या और, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। या देखिए इस क्वेश्चन का आपको 3 तरीका से पूछा गया है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको होता सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन का BSB यानी कि बिहार बोर्ड 19 में 22 में पूछा गया। और एक है आर्थिक न्याय, यानी कि आर्थिक न्याय क्या है, ये बिहार बोर्ड 19, 22, 24 में पूछा गया है। आपको इन तीनों क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार पूछे बोर्ड एग्जाम में, आपको पूछे या सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या अर्थ होता है, या आपको पूछे सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, या आपको आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है, तो आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको सिर्फ सामाजिक न्याय के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ सामाजिक न्याय के बारे में ही लिख देना है। चलिए हम देखते हैं सामाजिक एवं यानी कि दोनों क्वेश्चन को। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का निम्न अर्थ, यानी कि सामाजिक न्याय अलग हो गया और आर्थिक न्याय अलग हो गया, तो उनका दोनों का हम अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि सामाजिक न्याय यानी कि समाज न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के सभी सदस्यों को एक समान अधिकार प्रदान करना। यानी कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के सभी सदस्य, जैसे कि कोई गाँव हो गया, उसमें जो समाज के सभी सदस्य यानी कि उस गांव में जो सभी समाज के यानी सभी व्यक्ति है ना, उस समाज का सभी सदस्य होता है, तो उसी को ना एक समान यानी कि सभी को एक बराबर अधिकार प्राप्त करना, एक समान अधिकार प्राप्त कराना, और बिना किसी भेदभाव किए हुए यानी कि अगर जाति के नाम पर हो गया या भाषा के नाम पर या संस्कृति के नाम पर किसी भी भेदभाव किए हुए, गरीबी अमीरी के यानी कि बिना किसी भी भेदभाव किए हुए, और उनकी मान मर्यादा को सम्मान देना, जो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा है समाज के सभी वर्गों को उनके क्या मान मर्यादा यानी कि उनको इज्जत प्रतिष्ठा को सम्मान देना ही सामाजिक न्याय होता है। अब आपको समझ में आया कि सामाजिक न्याय क्या होता है। चाहे फिर आप एक बार समझ लीजिए। देखिए सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज में जो एक गांव हो गया उसमें सभी व्यक्ति है ना, उसको क्या समाज का सभी सदस्य माना जाता है, तो उन सभी समाज के ना सदस्यों को क्या एक समान अधिकार प्रदान करना, यानी कि कोई भी एक समान, यानी कि अगर कोई गरीब है अमीर है तो उसके लेकिन ना सभी को, एक गरीब हो या अमीर हो, सभी को क्या एक समान अधिकार प्राप्त करना, प्रदान करना, क्या बिना किसी भेदभाव के यानी कि उसके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव किए हुए, और उनकी मान मर्यादा यानी कि जो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा है ना उसको सम्मान देना ही सामाजिक न्याय होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक न्याय क्या होता है। चलिए अब आपका दूसरा है आर्थिक न्याय, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस होता है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज के हर व्यक्ति को एक समान अवसर प्रदान करना, यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब यह होता है कि जो समाज है ना, समाज के हर व्यक्ति या चाहे वो कोई भी जाति हो या धर्म से हो, उन सभी को क्या एक समान अधिकार प्रदान करना,
ताकि उनका गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, आर्थिक विषमता आदि को समाप्त किया जा सका। आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि अगर कोई अमीर है और कोई गरीब है तो उसके बीच जो डिफरेंट होता है ना, उसको क्या समाप्त करना, ये आर्थिक विषमता होता है। यानी कि जो अमीरी और गरीबी के पीछे उसका जो भेदभाव होता है या उसको शोषण किया जाता है, उसे आर्थिक विषमता कहा जाता है। तो उन्हीं आदि को, यानी कि सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है कि समाज के हर व्यक्ति को क्या एक समान, यानी कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त करना। और उनकी गरीबी, जो समाज में जो उनकी गरीबी है ना, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, आर्थिक विषमता यानी कि जो अमीरी गरीबी के नाम पर जो भेदभाव किया जा रहा है आदि को समाप्त करना, यानी कि सभी को समाप्त करना ही आर्थिक न्याय होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक न्याय क्या होता है। अगर आपको से बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहाँ तक लिख देना, यहाँ से सामाजिक न्याय से यहाँ तक लिख देना। अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहाँ से और यहाँ तक लिख देना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, तो आपको अगर दोनों पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार पॉइंट में लिख देना है और फिर आपको यहाँ तक ही लिख देना। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समाज के सभी सदस्यों को क्या एक समान अधिकार प्रदान करना। फिर आपको लिख देना आर्थिक न्याय में, या यहाँ से आपको लिख देना आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज के हर व्यक्ति को क्या एक समान अवसर प्रदान करना। यहाँ तक आपको लिख देना है। सिर्फ अगर दोनों का अलग अलग पूछे तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के दो परिणाम लिखे। यानी कि जब हमारा देश 1947 में जब उनका विभाजन हुआ ना, तो उनका कोई आपको दो परिणाम लिखे। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है। ये ना आप समझना कि हमारे बिहार बोर्ड में आप नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसका देख लेते। यानी कि भारत विभाजन के दो परिणाम लिखे। यानी कि हमारा भारत जब विभाजन हुआ ना, तो उनका परिणाम, जैसे कि आप कोई भी काम करते तो उसका परिणाम निकलता है। जैसे कि आप परीक्षा देंगे तो उनका कोई परिणाम निकलेगा ना, उसी प्रकार जब हमारा भारत का विभाजन हुआ ना, तो उनका क्या परिणाम निकला था। तो चलिए भारत के विभाजन के दो परिणाम निम्नलिखित। यानी कि भारत जो विभाजन हुआ ना, उनका दो परिणाम निम्न है या निम्नलिखित है। तो देखो, लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। यानी कि लाखों लोग, शरणार्थी का मतलब यह होता है जैसे कि अगर बिहार से कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में चला जाता है तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या शरणार्थी हो गया। या समझो भारत से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया और वहां पर वो रहने लगा तो पाकिस्तान के लिए क्या शरणार्थी हो गया। या उत्तर प्रदेश से कोई भी व्यक्ति बिहार में आ गया तो बिहार के लिए क्या शरणार्थी हो गया। तो उसी प्रकार जब हमारा देश जो बंटवारा हुआ ना, तो भारत और पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए और पाकिस्तान से और बहुत सारे लोग भारत से क्या पाकिस्तान में गए, तो उन्हीं को शरणार्थी कहा जाता है। तो लाखों लोग, यानी कि लाखों लोग ना शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे। यानी कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और कुछ पाकिस्तान से भारत आए, तो वही लाखों लोग ना शरणार्थी के रूप में क्या एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे। इसका एक परिणाम हुआ, सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार डाला था। यानी कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ था ना, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही ना एक दूसरे को काट दिया था, यानी कि बहुत संख्या में मार दिया था। फिर आपका तीसरा परिणाम है, लाखों बच्चा अपनी माँ बाप से बिछड़ गए। यानी कि जब बंटवारा हुआ तो इसका यह भी परिणाम निकला कि लाखों बच्चा न अपनी माँ बाप से बिछड़ गए। यानी कि अपना माँ बाप से क्या भूल गए या छूट गए या बिछड़ गए। फिर सीमा के दोनों पार लाखों की संख्या में औरतों को अगवा किया गया था। यानी कि जब हमारा देश नो बंटवारा हुआ था तो ऐसा नहीं, भारत में भी मुस्लिम औरत को अगवा किया गया था और पाकिस्तान में जो हिंदू की औरत होते उनको भी अगवा किया गया था, यानी कि किडनैप किया गया था। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे कि भारत विभाजन के दो परिणाम, तो आपको दो परिणाम ही लिखना है। 4 पूछे तो आपको 4 लिख देना, 3 पूछे तो आपको 3 लिख देना, अगर 5 पूछे तो आपको 5 लिख देना। जितना पूछे अगर आपको उतना। हम आपको यहाँ पर 4 परिणाम लिख कर लेकर आप और परिणाम भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ये केस में उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया, कब? 2017 में। देखिए, मुस्लिम लीग
के द्वारा दूरी राष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इन सभी क्वेश्चन का एक ही मतलब होता है। ये देखिए जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड 2018 में पूछा गया। फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत दूरी राष्ट्र सिद्धांत क्या है? ये बिहार बोर्ड 2017 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपको देखिए ये क्वेश्चन कि दूरी राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो दूरी राष्ट्र सिद्धांत है ना उसका अर्थ क्या होता है, ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन को आपको चार तरीके से पूछा गया है। किन भी तरीके से पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूरी राष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है कि दो देशों का सिद्धांत, इसको आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा। दूरी राष्ट्र सिद्धांत का मतलब ही होता है कि दो देशों का सिद्धांत। चलिए इस सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था, यानी कि जो दूरी राष्ट्र सिद्धांत है इसको क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था। यानी कि जो दूरी राष्ट्र सिद्धांत को ना लोगों को सामने किसने प्रस्तुत किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दूरी राष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है कि दो देशों का सिद्धांत। जो दूरी राष्ट्र यानी कि दो, दूरी का मतलब दो समझना है, राष्ट्र का मतलब दो राष्ट्र, और सिद्धांत का मतलब थ्योरी, यानी कि दो देशों का सिद्धांत को दूरी राष्ट्र कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ही मुस्लिम समुदाय को एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। यानी कि दूरी राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही हमारा देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के जो मुस्लिम लोग हैं ना उनके लिए एक पाकिस्तान देश का निर्माण किया गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी राष्ट्र सिद्धांत क्या होता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जैक बोर्ड यानी कि झारखंड में 16 और 23 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, कोई भी बोर्ड से हो आप तब पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यानी कि राज्य पुनर्गठन का मतलब होता है, पुनर्गठन का मतलब होता है कि राज्य को न फिर से गठन करना ही राज्य पुनर्गठन कहलाता है। तो चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ है? ये कब राज बोर्ड यानी कि झारखंड राज बोर्ड में पूछा गया है। राजस्थान बोर्ड में आपको ये पूछा गया कब? 2017 में। फिर देखिए इसका 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको 3 रंग से पूछा जाता है, यानी कि 3 प्रकार से पूछा जाता है। एक प्रकार है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था और इसके प्रमुख सिफारिश क्या था। यानी कि राज्य पुनर्गठन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को फिर से गठन करना, यानी कि किसी भी राज्य को फिर से गठन करना ही राज्य पुनर्गठन कहलाता। जैसे में बिहार राज्य से झारखंड कब 2020 में अलग हुआ था, तो बिहार राज्य का ना पुनर्गठन कब 2020 में हुआ था, तो उसी को पुनर्गठन बोला जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था, यानी कि जो राज्य पुनर्गठन 1953 में हुआ था इसका प्रमुख काम क्या था और इसके प्रमुख सिफारिश यानी कि इसका प्रमुख जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उसमें क्या लिखा गया था, इसी को सिफारिश बोला जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। आपको तीनों क्वेश्चन आपको 3 तरीका से पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीका से पूछा जाता है, लेकिन आपको आंसर एक ही लिखना है। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति फजल अली थे। अगर आपको न्यायमूर्ति कौन? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब? 1953 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। इन्होंने अपनी पहली यानी कि इन्होंने 1955 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था ना, इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब? 1955 में प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 में बना था। और इसी के तहत भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य का निर्माण किया गया था, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन के आधार पर ही हमारे देश में पहले 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
देखिए, इसको आपको सिंपल समझना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना इसीलिए किया गया था कि हमारे देश में ना भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, इसी को राज्य पुनर्गठन कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि किसके अध्यक्षता में हुए थे? न्यायमूर्ति फजल अली के। कब? और 1953 में। और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? 1955 में। और जिसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में लागू हुआ। और इसी के तहत भारत में न भाषा के आधार पर 14 राज्य का निर्माण किया गया था और 6 संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश बोले उसका निर्माण किया गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब क्या होता है, इसका क्या प्रमुख सिफारिश होता है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 बहनें यानी कि 7 स्टेट के नाम से जाने वाले क्षेत्र के 4 राज्य के नाम लिखे, जिसको आप 7 स्टेट के नाम से जानते हैं। कब? उत्तराखंड बोर्ड में 2015 में पूछा गया है। यानी कि 7 स्टेट से जो जानने वाले 7 जो क्षेत्र है ना, उन्हीं में से 4 राज्य का नाम लिखना है। अथवा भारत के किस क्षेत्र को से 7 बहनें का नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है। या MP बोर्ड में 23-24 में पूछा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के बोर्ड में 23 और 24 में पूछा गया है। देखिए, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछे, लेकिन आपको अगर 7 स्टेट के नाम याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे पाएंगे, वरना आप इसको नहीं दे पाएंगे। चलिए, इसको हम शॉर्ट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। 3 यानी कि ट्रिपल यान एम से आपको 3 गो एम लिखना है और 3 एम से आपको याद रख लेना है। एक एम से मणिपुर याद रखना है, एक से मिजोरम और एक से क्या मेघालय। और मणिपुर, मिजोरम और मेघालय 3 एम से आपको मणिपुर याद रखना है, मेघालय और मिजोरम। फिर आपको ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश एवं टी से यानी कि त्रिपुरा एवं नागालैंड। ये आपको 7 बहनें का 7 स्टेट इससे कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र में है? पूर्वोत्तर भारत में है। और एक सिक्किम भी है पूर्वोत्तर भारत में, लेकिन सिक्किम को 7 बहनें के नाम में नहीं गिना जाता है। इस 7 स्टेट को यानी कि 7 बहनें को ना इसी नाम से जाना जाता है, यानी कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं नागालैंड। इसको आपको याद रख लेना है। देखिए, 3 गो एम से आपको याद रखना है, एकदम आसान में। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर है एक असम, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा एवं नागालैंड। ये आपको समझ में आ गया। और भारत के किस क्षेत्र में है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये राज्य है, यानी कि पूर्वी उत्तर क्षेत्र में ये राज्य स्थित है, इसीलिए इसे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद देखिए, आपको लिखा है यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी कि ये राज्य है ना जो भारत के किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग वधु से यानी कि 8 में है, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट बीड डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? ये भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट को ही ट्रिस्ट बीड या डेस्टिनीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन दोनों भाषण के भाग वधु चिर प्रतीक्षित भेंट है ना, उसी भाषण को आपको ट्रिस्ट बीड डेस्टिनीज के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था? भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब होता है, देखो, भाग का मतलब होता है कि जनता का भाग, और वधु का मतलब होता है क्या? जनता होता है। और चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब होता है कि इंतजार, और भेंट का मतलब होता है कोई भी चीज हमें भेंट में मिला हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम भारत की जनता जो स्वतंत्रता को एक भाग में देखते थे ना, अब उसका इंतजार खत्म हुआ। अब यानी कि चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब होता है इंतजार, अब उसका इंतजार क्या? खत्म हुआ। और अब हमें 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि स्वतंत्रता किस एक भेंट के रूप में मिल चुका है। अथवा ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि नियति से साक्षात्कार भाषण कब और किसके द्वारा दिया गया था? आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा आपको 2 भाषण दिया गया था। एक है भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और एक है नियति से साक्षात्कार भाषा। किसके, कब और किसके द्वारा दिया गया था? एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा भी गया है।
चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि दिया था, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन ये भागवत से चिर प्रत्यक्षित भेंट और नियति से साक्षात्कार भाषण हमारे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था? 14-15 अगस्त के 1947 के मध्य रात्रि को दिया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए यानी कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन का आपको बिहार बोर्ड 2015-21 में पूछा गया है और उत्तराखंड में 2015 में पूछा गया। और भारत में विविधता में एकता स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारत में जो विविधता में एकता है ना उसको स्पष्ट कीजिए। ये आपको बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है। आपको भारत में विविधता में एकता पूछे या इसका अर्थ पूछे या स्पष्ट पूछे, मतलब एक ही। तो पहले आप समझ लीजिए कि विविधता का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा भारत देश में क्या अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सभी का संस्कृति का अलग रहते हैं, लेकिन हमारे भारत में सभी क्या मिलजुल कर रहते। तो वो क्या विविधता है हमारे भारत में, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी संस्कृति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन विविधता है तब पर भी हम लोग क्या एकजुट यानी कि मिलजुल कर रहते हैं हमारे इंडिया में। तो क्या हो गया? विविधता में एकता हो गया। इसका मतलब यही होता है। इसका आपको अर्थ क्या स्पष्ट करना। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, यानी कि भारत है ना जो एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें हमारा भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको संतमा देश और जनसंख्या के दृष्टि से आपको पहला देश हमारा भारत है, जिसमें क्या अनेक धर्म समुदायक जातियों भाषाओं सांस्कृतिक आदि के लोग रहते हैं। यानी कि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग दल के लोग हैं, अलग अलग जाति है, यानी कि अलग अलग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी भाषाओं को कहीं पर आपको हिंदी भाषा बोला जाता है, कहीं पर आपको मराठी भाषा बोला जाता है, कहीं पर आपको तेलुगु भाषा बोला जाता है, यानी कि अनेक भाषाओं के लोग हैं, सभी का संस्कृति का अलग है और आदि लोग रहते हैं। फिर भी हम सब भारतीय नागरिक मिलजुल कर आपस में रहते हैं, यानी कि तब पर भी इतना विविधता होने के बाद भी क्या हम सब भारतीय नागरिक भारत में क्या सभी नागरिक मिलजुल कर रहते हैं आपस में और अपना देश को सर्वोच्च मानते हैं, यानी कि अपना देश को ना ऊपर मानते हैं, अपना जान से भी ऊपर मानते हैं। जैसे अपना देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होता है हम सभी धर्म जाति के लोग। ये क्या भारत में हमारा विविधता है, तब पर भी हम लोग क्या मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी का मतलब होता है भारत में विविधता में एकता का मतलब होता है। और क्या अपना देश को सभी लोग सर्वोच्च मानते हैं, यानी अपने जान से भी अपना देश को मानते सर्वोच्च मानते हैं। अब आपको समझ में आया कि विविधता में एकता का मतलब क्या होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ यानी कि राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर होता है। राज्य एक हो गया आपको संघ शासित प्रदेश हो गया। देखिए राज्य में होता है ना मुख्यमंत्री के द्वारा शासन किया जाता है और संघ शासित प्रदेश में किसके केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर आपको केंद्र सरकार के द्वारा आपको वहां पर शासन किया जाता है। लेकिन राज्य में क्या मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से आपके राज्य के अंदर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन संघ शासित प्रदेश में कौन आपको केंद्र सरकार ही निर्णय रूप लेने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार ही उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है या कोई भी नियम लगा सकता है। लेकिन राज्य सरकार में क्या राज्यों में क्या अपना बिहार सरकार में हो गया, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री भी बिहार सरकार वो अपने राज्य के अंदर कोई भी नियम को लगा सकता है। लेकिन संघ शासित प्रदेश में वैसा नहीं होता, उसमें जो भी करेगा उसमें केंद्र सरकार ही करेगा। केंद्र सरकार का मतलब होता है कि भारत सरकार ही करेगा। चले फिर आपको इस क्वेश्चन कब पूछा गया, देखिए बिहार बोर्ड 2016-21 में पूछा गया, क्या मालूम आपको 2026 में पूछ देगा। चलिए अब आपको 10 नंबर में यही क्वेश्चन को आपको दो तरीका से पूछा जाता है, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में अंतर बतलाए, यानी कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र, यानी कि संघ शासित प्रदेश बोले या राज्य बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि हमारे भारत में कितना 28 राज्य है और संघ शासित प्रदेश कितना 8 है।
अगर 8 के नाम आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर बतलाइएगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश यानी कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में न निम्न अंतर यानी कि निम्न प्रकार से अंतर है स्पष्ट किया गया। चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। आपको देखिए राज्य में क्या अंतर होता है, केंद्र शासित प्रदेश में। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितना 28 है, लेकिन भारत में न कुल संख्या यानी कि भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश है। भारत में राज्य की संख्या कितना 28 हो, लेकिन भारत में संघ शासित प्रदेश की कितनी संख्या 8 संख्या। इसमें आपको डिफरेंट बुझाया। और देखिए यहाँ पर है राज्य में राज्य सरकार पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि राज्य के अंदर यानी कि आंतरिक मामला में राज्य सरकार ना पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन यह क्षेत्र पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। ये जो केंद्र शासित क्षेत्र है ना किसके अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। और देखिए और राज्य के आंतरिक सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकार का जिम्मेदार होता है, यानी कि राज्य के जो अंदर के जो भी पब्लिक का सुरक्षा होता है वो करने के लिए किसका राज्य सरकार जिम्मेदार होता है, यानी कि राज्य सरकार राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र का यानी कि संघ शासित क्षेत्र का ना आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो केंद्र सरकार का जिम्मेदारी होता है। अब आपको डिफरेंट बुझा गया होगा कि क्या होता है। और राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता, यानी कि जो राज्य सरकार है ना वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता। यहाँ पर आपको राज्य सरकार बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जैसे में उत्तर प्रदेश राज्य हो गया तो उत्तर प्रदेश के सरकारों के द्वारा वो चलाया जाता है, लेकिन संघ शासित क्षेत्र या प्रदेश में किसके भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। चलिए यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK आर्ट्स क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर हम इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस चैनल पर आपको आर्ट्स के संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो तो आपको यहाँ पर एक प्ले लिस्ट आया होगा, इस पर आप क्लिक करके आपको पार्ट 1 पार्ट 2 3 में हम एक्सप्लेनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी करा दिए हैं। आपको जरूर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन देख लेना, जिससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको और समझने में आसान हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।